नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने पिछले 11 वर्षों में एक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन मॉडल का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के साझा भवनों के एक भाग कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के बाढ़ प्रभावित धराली गांव से अब तक लगभग 190 लोगों को बचाया गया। राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान जताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा। संसद ने समुद्र माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने एक ऐसा शासन मॉडल तैयार किया है जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित है। आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत एक समग्र दृष्टिकोण से आकार ले रहा है, जहां विकास हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन का निर्माण भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश के पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश कई महत्वपूर्ण बदलावों का साक्षी बना है। गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। यहाँ भारत मंडपम बना है, तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछला एक दशक सुशासन का दशक रहा है। जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है, तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है। पिछला एक दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। गुड गवर्नेंस और विकास की धारा रिफॉर्म्स की गंगोत्री से ही निकलती है। रिफॉर्म्स एक कंसिस्टेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस है, इसलिए देश ने लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट भी है, डायनेमिक भी है और दूरदर्शी भी है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए कर्तव्य भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण श्रमिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी सराहना की और उनसे बातचीत भी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किए जाने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही जब दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दल एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग के पक्ष में नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं तथा नियमों के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि क्योंकि एसआईआर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।
शोरगुल के बीच सदन ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किए गए संशोधनों के साथ मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की। राज्यसभा ने आज समुद्र माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। ये विधेयक भारतीय समुद्र द्वारा माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य बंदरगाह से माल ले जाने के मामले में उत्तरदायित्वों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस वर्ष मार्च तक 41,676 करोड़ रुपए की लागत से कुल 278 किलोमीटर रेल लाइनें चालू की गईं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क की ट्रैक क्षमता को और बढ़ाने के लिए कुल 777 किलोमीटर लंबी 12 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्रियों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया है। लोकसभा ने आज व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया। ये विधेयक व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। भारत समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में एक पक्षकार है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष मई से अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग के यशोदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की लगभग 2,500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AI या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल ने आज भारत रूस और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो रूस से भारत के तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 25% कर देंगे। एक रिपोर्ट। ये यात्रा भारत और रूस के बीच सहयोग पर केंद्रित है। श्री डोभाल के रक्षा उद्योग सहयोग पर भी बातचीत करने की संभावना है। भारत का रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। दोनों देश कई द्विपक्षीय परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। इसमें S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति, INS विक्रमादित्य और भारत में AK-203 राइफल का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जीवंत हथकरघा क्षेत्र और देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक पहचान में इसके योगदान को सम्मानित करना है। एक रिपोर्ट। देश भर से लगभग 650 बुनकर, विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित हस्तियां, निर्यातक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समारोह में भाग लेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गारीटा और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव भी इस समारोह में शामिल होंगी। समारोह में इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। संत कबीर पुरस्कार में 3,50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। ये मुठभेड़ गंगालूर क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों से हथियार भी बरामद किए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में आज ही माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 6 माओवादियों पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई।
सीमा शुल्क विभाग ने पुणे हवाई अड्डे पर 6 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये प्रतिबंधित पदार्थ बैंकॉक से आई एक उड़ान से बरामद किया गया। इस बीच पुणे पुलिस ने एक अन्य मामले में लगभग 5.5 लाख रुपए का 27 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार भारत ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि देश के आयात बाजार कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धराली क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ और हमारे राज्य की एसडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर अब पहुंच रहे हैं। और कल जब घटना हुई, उस घटना के बाद 190 लोग वहां पर रेस्क्यू किया गया और वो सभी सुरक्षित हैं। जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है। जल्दी से उनको भी जो है वहां से निकाला जाएगा। मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा भारी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, गढ़वाल मंडल विकास निगम और झाला में राहत शिविर शुरू किए हैं। क्षेत्र में बिजली और संचार सुविधा को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आपदा में घायलों के उपचार देने के लिए दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन जिला अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दिया गया है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बाधित है, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश के कारण आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। वहीं भारी बारिश के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थिति सामान्य होने तक रोक दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इस बीच सेना ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद उसका एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 8 जवान अभी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकांश भागों में मानसून की वर्षा का दौर जारी रहने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 533 सड़कें आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की भूस्खलन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिलों की 21 संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में लगातार बारिश के चलते पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान मिलिंग खट्टा व अन्य स्थानों पर फंसे 400 से अधिक श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन ने क्यांगरंग में रस्सी के अस्थायी पुल के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया है। प्रशासन द्वारा यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु की भी पुष्टि की गई है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 304 लोग घायल हुए हैं, जबकि 36 लोग अभी भी लापता हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। डूरम कप फुटबॉल में आज पंजाब एफसी और आईटीबीपी एफसी के बीच मैच ड्रॉ रहा। कोलकाता में जारी दूसरे मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने नामधारी एफसी पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने पिछले 11 वर्षों में एक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन मॉडल का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के साझा भवनों में एक भाग कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों
वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के बाढ़ प्रभावित धराली गांव से अब तक लगभग 190 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में द्विपक्षीय रक्षा सुरक्षा सहयोग पर रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक